अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्पेशल केस है जी, एक म्यूचुअल इंडक्शन जो हम शुरू करने जा रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन नाम से ही जाहिर है, म्यूचुअल बाहमी इश्तराक से। इसका मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा कॉइल्स हिस्सा लेंगी। अगर किसी एक कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली के नतीजे में इसके पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में भी तब्दीली आ जाए और उसके नतीजे में वो जो दूसरी कॉइल पड़ी हुई है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, करंट इंड्यूस हो जाए, तो इस फिनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि साथ वाली कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में क्यों तब्दीली आएगी? क्योंकि पहली वाली कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आ रही है। पहली वाली कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में क्यों तब्दीली आएगी? क्योंकि उसमें से गुजरने वाले करंट में तब्दीली आ रही है। डायग्राम देखिए जनाब, इसमें एक कॉइल होगी प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल होगी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कौन सी होगी? जिसमें हम बैटरी लगाएंगे, रियोस्टेट लगाएंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। करंट अगर रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत वेरी करके करंट वेरी करने की जरूरत महसूस होगी तो स्विच लगा दिया गया, स्विच ऑन करेंगे तब मामला शुरू होगा। साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, जिसमें गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। ये गैल्वानोमीटर करंट की मौजूदगी की इतला देगा, करंट को डिटेक्ट करके देगा हमें। अब होता यह है जनाब के प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले करंट में तब्दीली आएगी अगर, और उसके नतीजे में करंट की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी। दूसरी कॉइल भी साथ ही पड़ी हुई है। पहली कॉइल में से करंट गुजरता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सारी की सारी, या इनमें से कुछ लाइंस ऑफ फोर्स दूसरी कॉइल जो पड़ोस में पड़ी होगी उसमें से भी गुजरेंगी। जैसा कि हम अगर एक कमरे में बोल रहे हैं तो यहां पे तो आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत आवाज साथ वाले कमरे में भी जाएगी। अगर यहां पे हम बोलना ज्यादा लाउड कर दें तो साथ वाले कमरे में भी आवाज जरा ज्यादा ऊंची हो जाएगी। नतीजा क्या होगा जी कि साथ वाले कमरे से गुजरने वाले फ्लक्स में भी तब्दीली आएगी। अगर यहां पे फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो अगर यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आती है तो साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में भी तब्दीली आएगी, और इस फ्लक्स में आने वाली तब्दीली के नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा, और उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी मौजूदगी की इतला देने के लिए हम गैल्वानोमीटर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा होगा, ये सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ पे बैटरी लगी होगी, ये प्राइमरी कॉइल है। तो जनाब म्यूचुअल इंडक्शन, जो फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर एक प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले करंट में आने वाली तब्दीली के नतीजे में सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक स्पेशल केस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो तो जनाब कॉइल को मूव कराने से, एरिया चेंज करने से, रोटेट कराने से, मैग्नेट को कॉइल के करीब ले जाने से, कॉइल को मैग्नेट के करीब लाने से, बहुत सारे तरीकों से ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। लेकिन अगर ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दो एक पेयर ऑफ कॉइल्स में, कि इस तरह से कि एक कॉइल से गुजरने वाले करंट में आप तब्दीली लेके आए और उसकी वजह से पड़ोस में पड़ी हुई दूसरी कॉइल में फ्लक्स में तब्दीली आ जाए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, तब ये फिनोमेनन कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट म्यूचुअल इंडक्शन, ये बात याद रहे। तो जनाब ईएमएफ इंड्यूस करवाना शुरू करते हैं। वो आपने सुना होगा, कहते हैं जनाब कि तेनू ताप चढ़े तो मैं हूंगा तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ताप तेनू चढ़े हूंगा मैं हूंगा, मतलब हाय 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 नहीं करते, जब बुखार चढ़ जाता है वो उसे कहते हैं हूंगना पंजाबी में। तो जब एक कॉइल में कोई मसला हो और उसकी वजह से साथ पड़ी हुई दूसरी कॉइल में इस तरह से कोई चूंचना शुरू हो जाए, तब ये मामला होगा। लो जनाब हम ये काम करते हैं कि स्विच ऑन करते हैं। अब जो ही आप स्विच ऑन करेंगे चार्ज कैरियर्स का करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। पहले एक टर्न से, फिर दूसरी टर्न से, फिर तीसरी टर्न से, फिर चौथी टर्न से, फिर पांचवी टर्न से, फिर छठी टर्न से, फिर सातवीं टर्न से, बहुत सारी टर्नें हैं, लगे रहे जितना टाइम है। तो बहरहाल तो जनाब जैसे जैसे चार्ज कैरियर एक टर्न से दूसरी से तीसरी में जाएंगे तो करंट ज़्यादा होता जाएगा। एक टर्न से गुजरने वाला करंट आई, एन टर्न से गुजरने वाला करंट एन आई, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी इजाफा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा। तो करंट जैसे जैसे जीरो से मैक्सिमम तक जाएगा, करंट जीरो से
मैक्सिमम तक जाएगा तो करंट में इजाफा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा। एक कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद में इजाफा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा होगा। तो नियर बाय पड़ी हुई दूसरी कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में भी इजाफा होगा, और इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में जब इजाफा होगा, फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो आप यूं समझेंगे इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जिसे हम लिख रहे हैं जनाब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये ईएमएफ कहां पे इंड्यूस हो रही है? सेकेंडरी कॉइल में। जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसी की नंबर ऑफ टर्न है और उसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में आने वाली तब्दीली है, यानी कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो यहां पे हर टर्म के साथ सेकेंडरी लिखा गया है ताकि क्लियर हो जाए कि ये सेकेंडरी कॉइल में है। ये जो रेड आप देख रहे हैं ना, ये कोर है कॉइल की, किसी मटेरियल पे लपेटी हुई है। ये अगर हमारे पास कॉइल है तो ये जी कोर है, कॉइल बड़ी है, कोर छोटी है, इसके बिल्कुल ऊपर टाइट करके लपेटी जाती है। मैंने तो आपको सैंपल के तौर पे दिखाया, चलें ऐसे कर लें जैसे चूड़ियां पहनते हैं। लो जी, ये जो मेरा बाजू है अब ये कोर मटेरियल है। अच्छा, तो जनाब चूंकि अब ये सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स है कि किस पे डिपेंड करता है? प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स पे। देखिए यहाँ पे जो बनाई हुई है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैंने यहाँ पे फिलहाल बनाई है 5, उनमें से 3 गुजर रही है सेकेंडरी कॉइल से। तो अगर प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाली 7 हो जाएंगी तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाली भी बढ़ के 3 से बढ़ के 4 या 5 या 6 हो जाएंगी। तो लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ भी फ्लक्स ज्यादा होता जाएगा, और यहाँ सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा। किस वजह से? प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स की वजह से। और प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। तो सेकेंडरी कॉइल में गुजरने वाला फ्लक्स, पैदा होने वाला फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, आईपी। और सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स उतना ज्यादा होगा जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर देंगे। तो यहां पे टोटल फ्लक्स कितना होगा? एन फाई। एन यहां पे नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी कॉइल की। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में आने वाली तब्दीली की वजह से सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आती है। और प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में क्यों तब्दीली आती है? क्योंकि इस कॉइल से गुजरने वाले करंट में तब्दीली आ रही है। यानी यूं कह लीजिए कि प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले करंट में आने वाली तब्दीली की वजह से सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आती है। तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, इक्वालिटी लगाइए और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाइए। एम क्या है मुअज़्ज़ज़ खातिनो हजरात? नई टर्म आ रही है। एम है जनाब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसे कहते हैं जनाब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। अब इंडक्टेंस एक नया पैरामीटर आ गया, नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, इसके यूनिट और डायमेंशन वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे। एम जनाब वाली यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। चूंकि म्यूचुअल का लफ्ज है, इट मींस कि ये पेयर ऑफ कॉइल्स को डील करता है। इट डिपेंड्स अपॉन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स। डिपेंड करती है किन पे? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक्चुअली अगर आप एक लफ्ज में बयान करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? कॉइल की कपलिंग पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा बेहतर लिंक होगा दोनों कॉइल के दरमियान, म्यूचुअल इंडक्शन भी उतनी ही ज्यादा पैदा होगी। तो जनाब क्रॉस सेक्शन एरिया कॉइल का इस पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और नेचर ऑफ कोर मटेरियल, वो कोर मटेरियल क्या है? अक्सर लिखा होता है एयर कोर्ड कॉइल। कॉइल एयर है, ये जनाब ये कॉइल है तो एयर ही है दरमियान में। ये अब प्लास्टिक हो गया जी, आयरन हो सकता है। अब एयर कोर पे कैसे डिपेंड करेगी? अगर आप कोर मटेरियल आयरन करेंगे ना, आयरन चूंकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, जब कॉइल से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में इजाफा हो जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है मसलन जी 10 वीबर, तो चेंज आएगी मैक्सिमम 10 से 0। अगर 20 वीबर है तो 20 से 0 आएगी। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी चेंज भी आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो याद रहे ये सारा मामला उस वक्त जेरे बहस आ रहा है जबकि फ्लक्स में तब्दीली आ रही है।
अगर फ्लक्स में तब्दीली आना बंद हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। और ये फ्लक्स में तब्दीली कब तक आती रहेगी? स्विच ऑन करने के बाद, जब तक करंट जीरो से मैक्सिमम नहीं हो जाता। बस जब करंट जीरो से मैक्सिमम हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा। तो अब ये काम तो बहुत जल्दी हो जाना है ना, फौरन ही, बस उतने इंटरवल के लिए हम काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगी। तो जो ही आप स्विच ऑन करेंगे, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर की नीडल को हल्का सा झटका लगेगा, बस इतनी देर का सारा काम है। तो अगर आप यहाँ पे ये डीसी की बजाय एसी सोर्स लगा दें, फिर लगातार काम होता जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बात की बात है, तो जितनी देर में ये काम हो रहा है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जनाब नेचर ऑफ कोर मटेरियल, उसके अलावा जी क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स की ज्यादा होगी तो उसमें चेंज आने की तवक्को भी ज्यादा होगी। अगर आप इस सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल से जरा दूर कर देंगे, तो अभी इसमें से 5 लाइंस गुजर रही है, इसमें से 3 है, थोड़ा और दूर ले जाएंगे तो ये 2 अभी बाहर चली जाएंगी, 1 रह जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू फ्लक्स की चेंज हो गई, पहले से कम हो गई, तो अब चेंज भी पहले से कम हो जाएगी। जितनी कॉइल करीब करीब होंगी उतनी कपलिंग बेहतर होगी। तो एक कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स का ज्यादातर हिस्सा फिर दूसरी कॉइल से गुजरेगा। तो इस कॉइल से फ्लक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा गुजरेगी, चेंज भी उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्टेड होगी। बेहतर कपलिंग के लिए कॉइल को एक दूसरे के ऊपर लपेट देते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में एक कॉइल, उसके ऊपर ही दूसरी कॉइल। अब कपलिंग मैक्सिमम होगी, अब कपलिंग उतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा आगे चलें। क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स, एंगल बिटवीन कॉइल्स, कॉइल्स के दरमियान एंगल कितना है जनाब? M इज मैक्सिमम इफ कॉइल्स हैव एंगल जीरो। ये कॉइल सेम एक्सिस पर है, इनके दरमियान एंगल जीरो है। ऐसे एक कॉइल और दूसरी कॉइल, अगर एक कॉइल के ऊपर आप दूसरी कॉइल लपेटेंगे, अब भी एंगल जीरो है, एक ही एक्सिस पर पाई जाती हैं दोनों कॉइल्स, तब म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर कॉइल्स के दरमियान एंगल जीरो होगा, इनका सेम एक्सिस होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम होगी। एक कॉइल ऐसे पड़ी है, दूसरी कॉइल ऐसे कर दें, अब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी बिल्कुल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम हो जाएगी अगर एंगल 90 है दोनों कॉइल्स के दरमियान। अच्छा जी, तो उसके बाद ये देख लीजिए, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। एम म्यूचुअल इंडक्टेंस पेयर ऑफ कॉइल्स की फॉर्मूला क्या होगा? के L1 L2 अंडर रूट। L1 L2 क्या है? ये दोनों कॉइल्स की जो मिला के फिनोमिनन है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, और ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर एक सिंगल कॉइल होगी, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी एक कॉइल की, वो L होगी। तो एक कॉइल की इंडक्टेंस L1 है, दूसरे की L2 है, इनका प्रोडक्ट अंडर रूट के है जनाब यहाँ पे कपलिंग फैक्टर, और इसकी वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू 1। अगर एक कॉइल दूसरे के ऊपर लपेटी हुई है तो कपलिंग फैक्टर 1 है। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी दोनों कॉइल्स की। तो ऐसे करके दूर ले जाते जाएं, लेस देन 1 वैल्यू होती जाएगी। तो इनकी वैल्यू भी लेस देन 1 है। अगर एक कॉइल दूसरे के ऊपर लपेटेंगे, क्योंकि एक कॉइल को दूसरे के ऊपर लपेटेंगे फिर क्या होगा कि एक कॉइल से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो सारे का सारा दूसरी कॉइल से गुजरेगा। अब सारे का सारा नहीं गुजर रहा, उसका कुछ हिस्सा गुजर रहा है, अगरचे ज्यादातर हिस्सा गुजर रहा है। तो बहरहाल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एंटी डस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बाकी तो बुक में भी मिल जाएंगे आपको। लो जी वापस आइए, तो एम क्या है यहाँ पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस है जनाब आली। तो जी फिर से आते हैं वापस फार्मूले पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाली ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई एस और डेल्टा टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल जनाब आली, ये कांस्टेंट है। तो ये डेल्टा चेंज है, कांस्टेंट को आप अंदर ले जाएं बाहर ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। तो डेल्टा NS फाई एस ओवर डेल्टा टी। ये देखें जनाब यहाँ से NS फाई एस इज इक्वल टू MIP। तो NS फाई एस की वैल्यू MIP यहाँ पे लिखिए। M म्यूचुअल इंडक्टेंस है पेयर ऑफ कॉइल्स के लिए, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको बाहर ले आए। इसमें तो चेंज नहीं आ रही, चेंज आ रही है प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले करंट में। तो M बाहर आ गया, डेल्टा IP ओवर डेल्टा टी। लो जी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होने वाली EMF डिपेंड करती है किस पे? म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। अंडरस्टैंडिंग दोनों कॉइल्स की, कह लीजिए आप इसे वर्बली लिटरली, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। एक बात ये भी जहन में रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू करंट की उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है।
हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू करंट की ज़्यादा होगी तो ज़ाहरी बात है उसमें चेंज भी, करंट 4 एम्पेयर से 0 पे आए या 10 से 0 पे आए तो 10 से 0 पे आएगा तो चेंज ज़्यादा होगी। मतलब ये कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर चेंज होगी तो उसमें चेंज ज़्यादा आने की तवक्को होगी। तो बहरहाल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, ये बात ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर जी कभी आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड करती है, कभी आप कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। तो सवाल जब आपसे पूछा जाएगा ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ में, तो ये आपने देखना है कि सिचुएशन क्या है, कि क्या सिर्फ अगर एब्सोल्यूट वैल्यू है करंट की लेकिन उसमें चेंज कोई नहीं आ रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर करंट में चेंज आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो जितना करंट ज़्यादा है उसमें चेंज भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो जितनी भी वैल्यू है वहाँ से मैक्सिमम चेंज यही आएगी कि 0 हो जाएगा। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसमें चेंज भी फिर उतनी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे फिर वैल्यू फ़ायदा देगी। तो जनाब ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है इक्वल टू -m डेल्टा I ओवर डेल्टा t। जनाब यहाँ पे m है म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलें जी इसे अब हम जरा देखते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे माइनस का साइन मैंने नहीं लिखा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम डिस्कस करने लगे हैं। ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा t। देखें जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल causes an induced EMF in the secondary coil। कितनी ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होती है डिपेंड करता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है। यूनिट है जनाब वाली इसके हेनरी, 1 हेनरी, M1 हेनरी, जोसेफ हेनरी के नाम पे M1 हेनरी है। कब, अगर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए 1 वोल्ट की। कब, जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड। तो अभी करंट है 20 एम्पेयर, 1 सेकंड के बाद हो गया जी 19, 2 सेकंड के बाद हो गया 18, 3 सेकंड के बाद हो गया 17, 4 सेकंड के बाद हो गया 16। तो हर एक सेकंड में करंट चेंज हो रहा है कितना, एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड। चलिए इसी बात को जरा बेहतर तौर पे कहते हैं। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड एंड दैट कॉजेज एन इंडक्शन ऑफ ईएमएफ of 1 volt in the secondary coil, then mutual inductance is 1 Henry। अगर ऐसा हो कि प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाला करंट चेंज हो एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकंड और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए 3 वोल्ट, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है जनाब, 3 हेनरी। ठीक है जी। अच्छा ये देखें, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये क्या है और ये किस पे डिपेंड करती है, इसकी इक्विवेलेंस क्या है। तो जनाब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये इट इज इक्विवेलेंट टू मैस इन मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स में मैस के साथ मिलता जुलता मामला कैसे है देखते हैं कि यहां पे देखिए जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ने डिसाइड करना है कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। फॉर सेम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, इंडक्टेंस डिसाइड करेगी। फॉर सेम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा उसका मैस डिसाइड करेगा। मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मैस ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। ऐसे ही फॉर सेम वैल्यू ऑफ, फॉर सम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस तय करेगी कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में। तो अपनी वर्किंग के लिहाज से ये मैकेनिक्स में जो रोल मैस का है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आपको आइडिया दे दिया कि मैकेनिक्स में जो रोल मैस का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वही रोल है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कि फॉर सम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन 1 कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी डिसाइड कौन करेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे ही आने वाली वीडियो में हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे यही बात होगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल, उसके नतीजे में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी कौन डिसाइड करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस डिसाइड करेगी। यूनिट उसके वहां भी हेनरी ही होंगे, ये 2 कॉइल के दरमियान है, वो एक ही कॉइल में होगी। अगली वीडियो में आप देखेंगे।
वो ये मैथ्स के साथ इक्विवेलेंस इस तरह से है कि इसने डिसाइड करना है कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। तो बहरहाल जनाब 1 हेनरी वो इंडक्टेंस है पेयर ऑफ कॉइल्स की कि अगर एक कॉइल से गुजरने वाले करंट में तब्दीली आती है एट द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकंड और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए 1 वोल्ट, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है जनाब 1 हेनरी। तो जनाब सवाल एक है, हमने कहा कि इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आए तो उसकी वजह से पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में भी तब्दीली आएगी, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसमें से तो फ्लक्स में तब्दीली आई तो ईएमएफ इंड्यूस हो गई, इस कॉइल के अपने अंदर भी तो गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आ रही है, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखते रहिए, अगली एपिसोड सेल्फ इंडक्शन में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।